सारी बातें हुई, घर परिवार में भी हुई। 36/100 नंबर आया, गुरुजी का विश्वास डूब गया होगा। आप क्या करते हैं, सेटिस्फाई करने की, थोड़ी सी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं अपना निकम्मापन को। दिमाग में होता है ख्याली पुलाव जो है वो कभी पकाता है आदमी, वो दिमाग की चिड़िया जो है वो उड़ती रहती, मैं तो ऐसा कर लूंगा, वैसा कर। डिटर्मिनेशन था, लेकिन राइट पाथ पे कहीं भी मैं जा नहीं रहा था। रैंडम पढ़ाई पढ़ने से लाख गुना अच्छा है कि हम वो पढ़ें जो हमें दिया गया है, जो एग्जाम की डिमांड है। एक मैनेजर का एग्जाम होता है, बहुत ज्यादा आपके मैनेजिंग स्किल्स को देखता है, आपके इंटेलिजेंस से ज्यादा। क्वेश्चन पलट के गोली थोड़ी मार देगा, उसमें से निकल के पेज में से निकल के गोली मार देगा, उलट के आपको नहीं मार देगा ना, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, दैट्स इट। आप बैठ के बना, दुनिया तो नहीं जान रही आपसे क्वेश्चन बना है कि नहीं बना, आपको पता है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बना है, आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आपको ये स्टार्टिंग में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये 1 महीना पहले की बात नहीं कर रहे हो, एग्जाम से 1 महीना पहले तो वैसा करो, ठीक है ना। स्टार्टिंग से जब आपने डिसीजन लिया तो कैसे पढ़ेंगे, जैसे संडे मैंने रखा हुआ था रेक्टिफिकेशन डे के रूप में। रेक्टिफिकेशन डे में क्या था, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन होता था, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता था। अपनी जो डिमेरिट्स थी, जो मैं नहीं कर पाया हूँ, मैंने क्या गलतियां की है, उस पे मनन होता था, चिंतन होता था, और जितने सवाल नहीं बने उन सवालों को सामने में रखता था मैं। गुड इवनिंग बच्चों, मेरा नाम प्रत्युष प्रियदर्शी है और मैं एज ए ब्रांच मैनेजर गुजरात में पोस्टेड हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में। मैंने सोचा कि आप लोग से थोड़ा इंटरेक्ट किया जाए और बताया जाए कि क्या जर्नी रही मेरी, किस तरह से मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं इंटर किया, मैंने क्या पढ़ाई करी है, मैंने क्या क्या मेरा स्ट्रगल का टाइम। देखिए, जैसे आप लोग कभी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, रेगुलेटरी बॉडी जैसे हो गई आपको आरबीआई, सेबी, इन सब में जाना चाहते होंगे, क्लरिकल स्तर पे या ऑफिसर स्तर पे। हो सकता है ये आपके लिए फायदेमंद हो, आपको कुछ मोटिवेशन मिले। और तो इसी तरह से मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके साथ बनाया जाए और मोटिवेशनल वीडियो हो, और साथ ही साथ मैंने जो चीजें फेस की, मैंने किस तरह से अपने करियर को आगे बढ़ाया और क्या क्या एग्जामिनेशंस दिए, क्या एग्जाम दिया कि मैंने इसमें सिलेक्शन हुआ मेरा, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा। होप कि आपको अच्छा लगेगा, मोटिवेट करेगा। और इसके विषय में मैं ये भी कोशिश करूंगा बताने की कि आपको किस तरह से तैयारी भी करनी चाहिए, या मैंने तैयारी कैसे की। आपको तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी तैयारी के क्या तरीके थे, उन तरीकों के बारे में मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। ठीक है बच्चों, तो पूरी कहानी शुरू होती है एक्चुअली बैंगलोर से, जहां मैं एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहा था इंजीनियर के रूप में। ठीक है, बाय डिग्री तो मैं इंजीनियर हूँ और बाय प्रोफेशन बैंकर, और इंटरेस्ट जो है मेरा, पैशन जो है वो है टीचिंग, रीडिंग और एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड नॉवेल्स को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है मुझे। और ये सारी चीजें स्टार्ट हुई बैंगलोर से। नवंबर 2012 का टाइम था, जब अक्टूबर-नवंबर, मुझे जहाँ तक याद है, मैंने सोचा कि मुझे कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज में ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो इसका ये कहाँ से दिमाग में आया, तो मेरे कुछ सीनियर्स थे और कुछ दोस्त भी थे, उनका सिलेक्शन एसएससी में, कुछ का बैंक में हुआ। जब भी वो आते थे तो उनका एक अलग तरह का प्रेजेंस होता था हम लोगों के बीच में, और जो लोग थे जो काइंड ऑफ अटेंशन वो ग्रैब करते थे, वो थोड़ा डिफरेंट था। कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने जनरल ग्रेजुएशन करके एमबीए किया था, एमबीए के बाद मैनेजमेंट करने के बाद बैंक्स में आए थे एज अ मैनेजर, ऑफिसर, जो भी कहें। तो उनका भी एक अपीयरेंस जो था, जो गवर्नमेंट सेक्टर में थे, उनका लोग थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन देते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा तो बेहतर है, ये चीज इसको किया जा सकता है और मैं भी अब गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊंगा। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी तो दिक्कत थी कि बहुत खतरनाक टाइप का ब्राइट एकेडमिक करियर था मेरा, मतलब जस्ट मैंने 60% मैनेज किया था। सिर्फ पहली बार जो है 10th में मुझे 80% मार्क्स है, अदरवाइज 12th ग्रेजुएशन जस्ट मैनेज टू फर्स्ट डिवीजन मार्क्स, मतलब किसी तरह से मैंने मैनेज कर लिया था। मैंने जब अब मार्क्स का डिटेल नहीं पूछिएगा कि कितने बैकलॉग्स थे और क्या था, तो उसको मैं बस जस्ट 61% 62% वाला मैंने काम किया था। हाँ भाई, कम से कम इज्जत से कहीं नौकरी मिल जाए। बहुत से दोस्तों को जब मैंने बताया, अपने जो क्लोज फ्रेंड थे, मैं सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूँ,
सबसे पहले दोस्त लोग थे, तो समझते ही आप दोस्त लोग किस तरह के जालिम होते हैं। उन्होंने कहा कि अबे एक तो सब लोग मिलके हम लोग इंजीनियरिंग का सेमेस्टर का एग्जाम देते थे, सामूहिक परीक्षा देते थे, तब जाके तो पास करते थे। 60% बनता नहीं था ढंग से, सबके सब सब्जेक्ट को मिला के 60% मैनेज होता था। कहाँ बैठोगे, कौन सा एग्जाम दोगे, किसको बैठाओगे एग्जाम में, वो भी कंपटीशन में, ऑल इंडिया कंपटीशन में बैठना चाहते हो, कौन बैठेगा साथ में, कौन सा सामूहिक एग्जाम दे पाओगे, कौन सा कंपटीशन सामूहिक एग्जाम होता है जिसमें दोस्त यार बैठेगा साथ में, तुमको हेल्प करेगा। तो बहुत डिमोरलाइजिंग था, लेकिन हार्श रियलिटी भी थी, इसको तो समझना था कि हाँ भाई है। बोला एक काम करो, एमबीए कर लो यार, एमबीए तो कहीं ना कहीं से कर ही लोगे, एमबीए कर लो, उसके बाद फिर मैनेजमेंट में घुस जाना, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा यार, कुछ ना कुछ तो बेच ही लेगा। इस तरह का उनके तरफ से रिस्पॉन्स आया, दोस्तों की तरफ से एज एक्सपेक्टेड। मैंने कहा कि एमबीए बिना पढ़े मैनेजर बनेंगे हम, अब नहीं पढ़ने वाले, एमबीए एमबीए नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर सब बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाथ में आया हुआ, नौकरी किया हुआ छोड़ के जा रहा है साल 1.5 साल बाद, कहाँ दिमाग इसका जा रहा है पता नहीं। बहुत सारी बातें हुई, घर परिवार में भी हुई। और जब इस तरह का कोई डिसीजन लिया जाता है तो बहुत सारे, जो शायद आपके अपने माँ बाप ज्यादा ना बोले, लेकिन आसपास के जो होते हैं वो थोड़ा सा, उनको ज्यादा इस बात की चिंता हो जाती है कि क्या करेगा, ठीक है ना। तो चिंता हो गई लोगों को कि है ऐसा, लेकिन फिर भी मैंने डिटर्मिनेशन, देखिए मेरा डिटर्मिनेशन था कि मैं करूंगा, ठीक है ना। तो रिजाइन कर दिया मैंने, नवंबर दिसंबर के आसपास 2012 में मैंने रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करके मैं दरभंगा आ गया। मतलब दरभंगा से मैं बिलोंग करता हूँ, बिहार में एक शहर है। उसके ऊपर से मैंने क्या किया कि मतलब होता है ना, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा वाला कहानी हो गई। एक तो मैंने एक डिसीजन ले लिया, गड़बड़ हुआ, उसके ऊपर से एक डिटर्मिनेशन क्या कर लिया कि करूंगा तो दरभंगा से करूंगा, कहीं एग्जाम की तैयारी करने नहीं जाऊंगा, करना है तो वहीं से करना है। अब स्थिति ये थी कि बैंक, एसएससी, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स और जो भी इस तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एग्जाम था, उसका जीरो नॉलेज था, कुछ भी नहीं पता था। तो यहाँ पे वही मैं बताना चाहता हूँ, बच्चों डिटर्मिनेशन करने और प्रॉपर तरीके से उस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और गाइडेंस अगर आप पहले से कोई देने वाला है तो ठीक है, अदरवाइज बहुत रैंडम तैयारी आप चालू कर देंगे, और रैंडमाइज तैयारी जो है वो कहीं नहीं लेके जाती है आपको एट द एंड फेल्योर मिलेगा। तो आ गया मैं दिसंबर के आसपास, मैं घर पे था 2012 में। तो कि हाँ भाई क्या करने का है, बैठ के क्या करे। तो हुआ कि नहीं भाई, कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि क्या एग्जाम लेता है, कौन लेता है एग्जाम, आईबीपीएस किस चिड़िया का नाम है, एसएससी सीजीएल क्या होता है। मतलब उस टाइम में कुछ भी अंदाजा नहीं था, जीरो, नील बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं पता था कि कैसे एग्जाम होता है। अब हुआ कि नहीं भाई, कोई ना कोई तो गाइड करने वाला बंदा चाहिए, अदरवाइज मेरी स्थिति नहीं सही रहेगी। तो क्या करता था मैं, क्या करने लगा आप लोग की तरह, जैसे आप लोग स्ट्रगल करते हैं, 2 क्लास डेमो वहां कर रहा हूँ, 3 क्लास फ्री वहां चला है तो वहां जाके बैठ गए, 4 क्लास वो टीचर फ्री दे रहा है वहां जाके बैठ गए। ये कहानी चली करीब 1 महीने, दिसंबर भर चली। जनवरी में क्या हुआ कि एक हमारे एक जगह मैं देने गया था, वो 2-3 क्लास डेमो चलता था तो उसमें ही देने गया था। उसी में एक सर थे सचिंद्र नाथ झा। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा, उन्होंने कहा कि मैं गाइड करूंगा आपको, मन से पढ़ाई कीजिए, आपका होगा। मेरे को अपने ऊपर थोड़ा भी विश्वास नहीं था, उससे ज्यादा पता नहीं उनको 1 से 2 डेमो क्लास में क्यों लगा उनको कि इस बंदे को मतलब गाइड कर सकते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों उनको लगा था। ज्वाइन कर लिया मैंने वो इंस्टीट्यूट, डेमो क्लास भी करा, ज्वाइन भी कर लिया। अब आइए, जो पहला टेस्ट हुआ जनवरी में, मैंने ज्वाइन कर लिया जनवरी 2013, फरवरी या मार्च में टेस्ट हुआ। जो पहला टेस्ट था मेरा, टेस्ट में नंबर आया 36/200, 200 नंबर का एग्जाम होता था, 36 नंबर आया। गुरु जी का भी विश्वास डोल गया होगा, सचिन नाथ झा मतलब भगवान बन के आए थे मेरे लिए। तो मैं तो अभी भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, करता रहूंगा, जब तक जीवित हूँ तब तक करता रहूँ। और उनके गाइडेंस में बहुत चीजें अचीव की है मैंने, ठीक है ना। अब तो बात करूंगा 36/100 की, कि 36/100 नंबर आया। गुरु जी का भी विश्वास डोल गया होगा कि बाप रे, ब्राह्मण होकर इतना बड़ा गलती कैसे कर दिए, आदमी को बोल दिए कुछ ना कुछ कर लेगा। इसका जो स्कोर है वो तो बहुत खतरनाक टीनेजर स्कोर है इसका, टीनेज में स्कोर आ रहा है इसको 36/200, मतलब क्या 18%, 18, 17, 16% नंबर आएगा, वो भी इंस्टीट्यूट के टेस्ट में। तो परफॉर्मेंस क्या रहेगा लड़के का। और नवंबर में, ये मार्च में, फरवरी मार्च की कर रहा हूँ 13 की, और नवंबर में एग्जाम था, ठीक है ना, शेड्यूल निकल चुका था। अब क्या हुआ कि
परेशानी में थे, ऐसा लगा, दुखी थे, परेशानी क्या रहेगा, दुख थे, दुखी में थे कि हाँ भाई क्या करना है नहीं करना है, कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगने लगा कि ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़ी गलती हो गई, वापस आ गए बैक टू पवेलियन, आगे गलती तो नहीं कर दी, वापस जाते बैंगलोर। उस पे क्या हो गया, ऊपर से और मिर्ची नमक क्या हो गया, चढ़ गया मेरे दम पे कि 2013 के अप्रैल में 2013 बैच में 12-13 बैच में जो पीओ बने थे उसी इंस्टीट्यूट में स्वागत समारोह था। उनका स्वागत समारोह आयोजन हो गया। उसमें क्या हुआ कि हमारी क्लास चली थी, हमको साथ बिठा दिया गया कि देखो ये सब आया है, पीओ बना है, ऐसा है वैसा है, और पूरा बड़ाई चल रही है। अब क्या होता है ना कि कोई बच्चा साथ आपके पढ़ रहा हो या आप उसको देखे हो पहले, उसका सिलेक्शन हो जाता है, आप भी तैयारी कर रहे हो, आपका नहीं होता है, तो अलग सा ही दुख हो जाता है, अलग ही दुनिया में हो चले जाते हैं इंसान, अलग ही तरह से दुखी हो जाते हैं। भले मुंह पे उसके दिखा दे कि हाँ भाई हम तुम्हारे सक्सेस से बहुत खुश हैं, ओह वाह वाह बहुत अच्छा किए, बहुत सिलेक्शन हो गया, बट अंदर अंदर से अंतरात्मा अपनी जाती रहती है कि यार मतलब ऐसा तो कोई खास नहीं दिखता है कि इसको सिलेक्ट कर लिया यार, इससे अच्छा तो हम बोल लेते हैं। तो ये इस तरह की भावना बहुत आती है जब आप सिलेक्टेड कैंडिडेट की भीड़ देखेंगे ना, कहीं भी किसी इंस्टीट्यूशन में अगर समारोह हो रहा होगा या उनको वेलकम किया जा रहा होगा, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लगता है कि अरे इसका कैसे सिलेक्शन हुआ, ठीक भी नहीं था। मतलब अपने आप को आप क्या करते हैं, सेटिस्फाई करने की, थोड़ी सी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं अपना निकम्मापन को, है कि नहीं। तो अब लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि ये तो अपने मन की बात थी, कह अपने मन में सोच रहे हैं ये सब चीज। अब क्या हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट उस समय क्या हुआ कि इतना ज्यादा थोड़ा सा मेरे को लगा, उस चीज को मैंने सीरियसली लिया कि नवंबर में एग्जाम है, अप्रैल है अभी आ रहा है, मुश्किल से 6 महीने भी नहीं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब 6-7 महीने 7 महीने बचे हुए हैं। तो उसमें बहुत उनसे हुआ, उस दिन मैं थोड़ा सा इंस्पायर भी हुआ कि मतलब बहुत नॉर्मल बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, जो मेरी तरह ही थे, तो मुझे लगा कि इन सब का भी सिलेक्शन हुआ है, होना चाहिए। फिर मैंने दिल को कठोर करके ये फिर से नया प्रण किया। देखिए मतलब इंसान का दिमाग का क्या कहें, फिर से मैंने नया प्रण किया कि नहीं रहूंगा तो मैं यहीं कहीं नहीं जाऊंगा, और अब इंडिया के टॉप 3 पीएसयू बैंक में ही घुसूंगा, तभी मैं तो मतलब दिमाग में होता है ख्याली पुलाव जो है वो कभी पकाता है आदमी, वो दिमाग की चिड़िया जो है वो उड़ती रहती है कि मैं तो ऐसा कर लूंगा, वैसा ऐसा कर। डिटर्मिनेशन था लेकिन राइट पाथ पे कहीं भी मैं जा नहीं रहा था। पढ़ रहा था मैं सब कुछ, सारी पढ़ाइयां चल रही थी, कोई भी किताब मिला उठा के खरीद लिए, कोई भी कहीं से किसी दुकान पे कोई चीज प्रैक्टिस पेपर मिल गया उठा खरीद लिए, 2 सवाल प्रैक्टिस किए, तीसरा सवाल में फंस गए, साइड करके किताब रख दिए। तो यही कहानी चल रही थी, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि तब मेरे को लगा कि डिटर्मिनेशन करके आ गए। सबसे एक बहुत बड़ा डर जो मेरे मन में बैठा हुआ था कि लोग क्या कहेंगे, दूसरा चीज मैं बैक टू पवेलियन, बैक टू दैट बैंगलोर में जाना नहीं चाहता था कि वापस मैं फिर से वहीं जाऊं और लोग पहले जो मजाक उड़ाए थे तो उठा के मार के हंसेंगे, आ गया बेटा वापस आ गए, हो गया मन का तमन्ना पूरा। तो ये चीज जो आती है दिमाग में कि वो नहीं जाना है, वो नहीं करना है, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने अपने खामियों को उस समय में विचार किया, सोचा, उसको एक्सेप्ट किया। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपनी एक विद्यार्थी का जो है ना कोई ऐसा कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। विद्यार्थी के माता पिता उसका सब कुछ कर रहे हैं, तो आप प्रतिष्ठा को प्राण देने वाला विषय मत बनाइए कि हम ऐसे हैं, हम फलाना है, हम ढिमकाना है। आपको आपका काम है विद्या अर्जन करना, जहां से भी मिले और सही तरीके में सही दिशा में अर्जन करना, ठीक है ना। तो इसको कहीं से भी, क्योंकि क्या होता है ना जब स्ट्रगल कर रहे होते तो कोई देखते हैं कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें दिमाग में आती रहती है, ठीक है ना। तो आपको बहुत पोलाइट होना पड़ेगा शिक्षा ग्रहण करने में। तो वहां से शिक्षा जब ग्रहण करना चालू कीजिए उस स्तर से, तब आपको शिक्षा जो है रिटर्न देना चालू करेगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा मैंने उसको स्ट्रांगली विचार किया उस पर कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तब स्टार्ट हुआ मेरा सही दिशा में सोचा। पहले मैंने क्या सोचा कि पहले मैं अपने पूरे के पूरे पढ़ाई को ऑब्जेक्टिफाई करता हूँ कि मतलब एग्जाम क्या चाहता है। रैंडम पढ़ाई पढ़ने से लाख गुना अच्छा है कि हम वो पढ़ें जो हमें दिया गया है, जो एग्जाम की डिमांड है। तो सबसे पहले मैंने पूरा सिलेबस उसको स्टडी किया, रैंडम पढ़ाई पढ़नी छोड़ दी मैंने, कहीं से कुछ उठाया पढ़ लिया, कहीं से रीजनिंग उठाया बना लिया, ठीक है ना। अब 100 रीजनिंग बनाए तो 100 रीजनिंग ही बना रहे बैठ के 4 दिन, वो सब काम छोड़ दिया मैंने। अपना एक रूटीन बनाया और सिलेबस को पूरी तरह से देखा। और मैंने हमेशा इस बात पे ध्यान दिया कि मैं 100% सिलेबस कंप्लीशन नहीं कर पाऊंगा और ना मेरे हद में है,
तो मैं कोशिश करूंगा कि मान के चलिए आज के डेट में आईबीपीएस में 4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उन चारों सेक्शंस में पहला हो गया जीएस हो गया और कंप्यूटर अवेयरनेस का हो गया, दूसरा रीजनिंग, तीसरा क्वांट, चौथा इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैंने ये डिसाइड किया कि भाई 2 सेक्शन का तो मैं पूरी 100% डेडिकेशन के साथ, और 100% डेडिकेशन तो सब में रहेगा, लेकिन 100% सिलेबस पूरा करने और 100% अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दूंगा। और बाकी के 2 सेक्शंस में 60-70%, 80% तक भी तैयारी रहेगी, तो दैट विल बी मैनेजेबल। देखिए, मैनेजमेंट का एक जो एग्जाम होता है ना, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम होता है, एक मैनेजर का एग्जाम होता है, बहुत ज्यादा आपके मैनेजिंग स्किल्स को देखता है, आपके इंटेलिजेंस से ज्यादा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ कि हम लोग उस समय में फिर मैनेजिंग स्किल्स को, मैंने सोचा कि अब इसको मैनेज करना ढंग से चाहिए। पहले सिलेबस मैनेज करो कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है ना। मैनेजमेंट स्किल की टेस्ट तो होती ही है, एकदम है। आप जब अंत समय जब आएगा, किसी भी एग्जाम में मैनेजमेंट स्किल की टेस्ट होती है, सिलेबस को कैसे मैनेज कर रहा है लड़का, क्योंकि अंत समय जब आएगा तो आप 100% ऑफ द सिलेबस को पूरा नहीं कर पाएंगे, ये किसी के बस में नहीं है। आप उतना ही पूरा करेंगे जितना पे कॉन्फिडेंस रहेगा, या कम ही पूरा होगा, और जब आउटपुट आएगा वो उससे भी कम होगा। जो मेन एग्जाम में आउटपुट आएगा वो उससे भी कम होगा। तो क्यों नहीं हम 100% के चक्कर में पढ़ने की जगह हम 70% सिलेबस को 100% करें, है कि नहीं। 100% सिलेबस को 60-70% हिसाब से करने से अच्छा है 70% सिलेबस को 100% करना, है कि नहीं। तो उसमें जो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, देखिए एक बात समझिए स्ट्रेटेजी और बुक लिस्ट और इस सब के बारे में तो मैं आता हूँ। एक बात समझिए, आईएएस टॉपर जो होता है ना, उसके भी 52-53% से ज्यादा नंबर नहीं होते। जब आप फाइनली आप देखें 52-53% या 55-56% से ऊपर नहीं जाता है कोई आईएएस टॉपर का। मैंने आज तक किसी आईएएस टॉपर का रिजल्ट मैंने नहीं देखा है कि वो 60% से ऊपर उसका स्कोर हुआ हो टोटल मार्क्स में, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि इतना कम क्यों होता है। कारण उसका है कि एक तो लोअर स्कोरिंग एग्जाम है वो, मतलब क्वेश्चंस काफी टफ होते हैं, कंपटीशन बहुत हाई होता है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति वहां बेटा अगर उसके क्वेश्चन में अगर उसने कोई चैप्टर कोई सब्जेक्ट लिया है, जैसे सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन आए हुए हैं, 3 घंटा में बनाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोशियोलॉजी का 25 क्वेश्चन उसको नहीं आता है। लेकिन वो 25 क्वेश्चन अगर मैनेज करने लगेगा उस 3 घंटे में, तो थोड़ा थोड़ा लिखेगा और उस 25 का 25 वो बना देगा। लेकिन पता चला एट द एंड जो उसको 300 नंबर का पेपर हो रहा था या 250 नंबर का जो पेपर हो रहा था, उस 250 में 50 नंबर भी ढंग से नहीं आया। लेकिन यही काम अगर वो करता है, वो क्या करता है कि 60-70% सिलेबस को इतनी अच्छी तरह से करता है कि उसमें से 52% लेके आ जाता है आउटपुट, है कि नहीं। 100% में आप 30% 40% लाइए 100% कवर करने के चक्कर में, और 70% में 50 से 60% लेते चले आइए, तो एक बड़ा अचीवमेंट है ना, और टॉप कर जाइएगा आप। तो इसी कारण से हमेशा कोशिश ये मेरी रही कि 70 से 80% सिलेबस को मैं पूरा करूं और उसको 100% करूं, डिटर्मिनेशन और अपनी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। लेकिन हाँ, उस 70% में जब आप कर रहे हैं तो 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पाताल से भी निकाल के सवाल देगा तो मैं सवाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इन चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, एक तो अब आते हैं थोड़ा सा कैसे मैंने पढ़ाई करी, ठीक है ना, उस चीज पे आते हैं। किस तरह से मेरी पढ़ाई की जो तरीका था वो क्या था। देखिए, 3 स्टेज में प्रैक्टिस मैंने की, 3 स्टेजेस प्रैक्टिस का थ्योरी था। उसमें टिक सर्कल क्रॉस मेथड को मैंने अपनाया। क्या है वो, देखिए पहले तो मैं थोड़ा सा आपके सिलेबस की बात करूं, या मैंने क्वेश्चंस क्या मतलब सॉरी मैंने जो सवाल जो बनाए थे वो किस किताब से बनाए थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझा दूं कि अगर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमेशा अपने से एक स्टेज ऊपर पीओ के लेवल की क्वेश्चंस बनाइए। मान के चलिए कि आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए, आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो एसबीआई पीओ का जो क्वांट है, रीजनिंग है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट है कि एसबीआई पीओ में ही जाना है मुझे, तो आप कोशिश कीजिए कि मैट का जो एग्जाम होता है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, और कैट के जो एग्जामिनेशन होते हैं, अरे क्या होगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, थोड़ा डिमोरलाइजेशन होगा, क्वेश्चन पलट के गोली थोड़ी मार देगा, उसमें से निकल के पेज में से निकल के गोली मार देगा, उलट के आपको नहीं मार देगा ना, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, दैट्स इट। आप बैठ के बना, दुनिया तो नहीं जान रही आपसे क्वेश्चन बना है कि नहीं बना, आपको पता है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बना है, आपको प्रैक्टिस करना है। क्या होगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा उस स्टैंडर्ड का, दूसरे बार बनाएंगे, तीसरे बार बनाएंगे। लेकिन हाँ, ये काम आप तब करें जब आपने 1 साल पहले डिसीजन ले लिया है कि आपको पीओ बनना है, आपको बैंकिंग में जाना है, आपको इंश्योरेंस में जाना है, आपको आरबीआई में जाना है, आपको आईआरडीए में जाना है, आपको सेबी में जाना है, ठीक है ना। तो जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको क्या करने का है, पहले तो वो डिसीजन कर लीजिए, उसके बाद उसके तरफ
तैयारी शुरू कीजिए, सिलेबस का ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो मैं बात कर रहा था कि मैंने क्या बुक्स किए। देखिए, बुक तो आपको एक स्टैंडर्ड बुक रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं करते और उन सब चीजों पे मत जाइए कि ये 3 बुक पढ़ो 90% लाओ, ये 4 बुक पढ़ो 200 में 180 नंबर लाओ, इन सब पे मत जाइए। स्टैंडर्ड बुक की लिस्ट है, बहुत सारा रिव्यू किया जाता है, यूट्यूब पे बहुत सारी जानकारियां हैं आज के डेट में। तो यूट्यूब के में जो जानकारी है उसमें आपको पता चलेगा कि इसने किस तरह से तैयारी की थी। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने कैट मैट का बुक खरीदा था। अगर रीजनिंग की बात करूं तो अरुण शर्मा, पीयूष भारद्वाज और निश्चित सिन्हा। तो अरुण शर्मा की बुक मैंने बेसिक आइडिया लेने के लिए मैंने उसका जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उसको मैं लिखता था कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है, ये टाइप के रीजनिंग ऐसे बनते हैं, जैसे कि अरेंजमेंट है, पजल है, सीटिंग अरेंजमेंट है, कोडिंग डिकोडिंग है, इनपुट आउटपुट का सवाल है। तो उसको मैंने देखा कि हाँ इस तरह से बनता है, उसका एक बेसिक आइडिया लगाया। और दो बाकी की किताबें थी और ज्यादातर प्रैक्टिस करने के लिए मैं अरिहंत की बुक पढ़ता था। अरिहंत की बुक की प्रैक्टिस करता था, सैंपल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अरिहंत इसलिए पढ़ता था, उसमें एरर कम थे, मुझे जहां तक अपना मानुमान है मेरा। ठीक है ना, कि मैंने उसको प्रैक्टिस किया था और पेपर में एरर्स कम थे, उस कारण से मैं उसको यूज करता था। क्वांट के लिए मैंने जो निशित सिन्हा और आर एस अग्रवाल पढ़ी थी, और फिर एक अरिहंत एक्सपर्ट करके था, वो क्वांट एक्सपर्ट करके बुक थी, उसकी पढ़ाई की थी। और फिर साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस ये क्या कहते हैं आपको सैंपल पेपर। ठीक है, अब आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए तो मैंने जहां तक मुझे याद है नॉर्मल लेविस की बुक थी, वर्ड पावर मेड इजी, वो पढ़ा। दूसरा रेन एंड मार्टिन की ग्रामर पढ़ी पूरी अच्छे तरह से, उसमें एरर, स्पॉटिंग, सेंटेंस फ्रेमिंग, इन सब का बहुत अच्छे से ज्ञान दिया हुआ है। और फिर आपको एक ऑक्सफोर्ड इंग्लिश यूसेज करके एक बुक थी, उसको ध्यान से मैंने पढ़ा। हाँ देखिए, ये सारी चीजें बहुत स्पीड में मैंने की। ठीक है ना, आपको लगेगा लेकिन थोड़ा सा स्पीड, अब मैंने अपने लाइफ में भी थोड़ा डिसिप्लिन लाया, उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि मेरा अब उद्देश्य हो गया था कि मेरे को करने का है, चाहे जिए मरे जैसे भी करेंगे। ठीक है ना, और इसी बार करेंगे, ये स्थिति थी। ठीक है ना, क्योंकि अब मैं मतलब 3-4 महीना का जो ताना सब था ना बहुत से लोगों का, और फिर मैं देखता था आसपास में, ये मतलब बोल देते थे लोग, इंजीनियरिंग करके आया है, आके गलत रास्ता ही पकड़ लिया। ठीक है ना, इंजीनियरिंग करके आया है, अब देखो ये वो एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है, नॉर्मल सा का इंजीनियरिंग करने गया था। ठीक है ना, इससे अच्छा तो हमारा बच्चा है तो जनरल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है, जनरल इतिहास पढ़ा है, देखो अभी सेंट्रल बैंक में क्यों है, सेंट्रल बैंक में कैशियर है। तो इस तरह की बातें सुनते रहता था मैं। बिहार में ये ज्यादा चीज होती है, और बैंगलोर का एक अलग ही माहौल था, बैंगलोर में तो अलग ही कहानी थी भाई, वहां पे इन सब चीजों का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं था। ठीक है ना, वहां पे पैसा, आपका सीटीसी पैकेज, इन सब की बात होती थी। ठीक है, लेकिन फिर भी जब कोई सरकारी दोस्त जो था, जो सरकारी नौकरी में था, आता था तो उसको इज्जत लोग देते थे ज्यादा। तो अब देखिए, मैं आ जाइए थोड़ा सा इंग्लिश का मैंने बताया आपको, और फिर हिंदू पेपर को धर्म ग्रंथ की तरह पढ़िए। ठीक है ना, हिंदू पेपर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हिंदू पेपर हो गया, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली हो गई आपका, या इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इस तरह की किताबें। अगर हिंदू नहीं मिलता है तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ठीक है ना, उसको पढ़िए। और फिर और तो कुछ रह नहीं गया, रीजनिंग हो गई, क्वांट हो गया। अब आइए कि मेरा पढ़ने का तरीका क्या था। 3 स्टेजेस प्रिपरेशन एंड टिक सर्किल क्रॉस मेथड मैं यूज करता था। इसमें क्या है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या है, सबसे पहले आपको ये स्टार्टिंग में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये 1 महीना पहले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एग्जाम से 1 महीना पहले तो वैसा करो। ठीक है ना, स्टार्टिंग से जब आपने डिसीजन लिया तो कैसे पढ़ेंगे, आप बुक स्टैंडर्ड खरीदो, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा पैटर्न का बुक खरीदो। बुक नहीं खरीदना है, आज के डेट में इतना इंटरनेट पे उपलब्ध है पीडीएफ, उसका पीडीएफ लीजिए, अपना डाउनलोड कीजिए और एक एक बनाइए। जैसे मान के चलिए कि रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में अगर सिटिंग अरेंजमेंट का 100 क्वेश्चन दिया हुआ है एक चैप्टर में, यही चीज सारे सेक्शंस के साथ अप्लाई करना है आपको। ठीक है, जीएस के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, सारे सेक्शंस के साथ अप्लाई करना है आपको। मैंने किया था। ठीक है ना, आप करें तो आपको फायदा होगा। देखिए इसमें क्या किया था मैंने कि लगातार जैसे 100 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है, मैंने उसको निकाला। अब एक बार में बैठ के 2 घंटे का टाइम मैंने फिक्स कर लिया। उस समय टाइम फिक्स करता था, बट आप इनिशियल स्टेज में हैं तो टाइम फिक्स ना करें। आपका सीखना उद्देश्य है पहले, तो सीखने के लिए टाइम फिक्स ना करें। सबसे पहले क्या करें कि क्वेश्चन बनाना चालू करें। 100 क्वेश्चन में हो सकता है कि एट ए टाइम तुरंत आपसे 30 क्वेश्चन बने, मतलब लगातार आप पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन बनता जा रहा है और 30 क्वेश्चन, पूरे 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन बना। उन 30 क्वेश्चन को टिक कर दें। ठीक है, अब उसी पढ़ने के दौरान आपको ऐसा भी हुआ होगा कि आपको
कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे होंगे जो कि इसको मैं पढ़ूंगा, अगर और एक बार ध्यान से इस पे विचार करूंगा तो ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो उनको सर्किल कर दीजिए। अब ऐसा भी आया होगा कुछ क्वेश्चन जो आपको कहते हैं ना हवा ही नहीं लगा, क्या है कहानी, क्या बोल रहा है यार, क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, अब टिक वाला क्वेश्चन तो आपने एक बार में बना लिया, 30 क्वेश्चन मान के चलिए बना, उसके बाद करीब 40 क्वेश्चन आपको सर्किल वाला बन गया। ठीक है, मतलब सर्किल वाला मिल गया आपको 40 क्वेश्चन, आप उसको प्रॉपरली बनाइए। आप देखिए उसमें कि कौन से क्वेश्चन में, अब मान के चलिए कि 40 क्वेश्चन आपने फिर बना लिया जो कि सर्किल किया हुआ था, अब बाकी बचा 30 क्वेश्चन क्रॉस किया हुआ। ठीक है, 100 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, तो बाकी बचा 30 क्वेश्चन क्रॉस किया हुआ। अब फिर उसको बनाना चालू कीजिए, पता चला उसमें से 10 बना, 20 नहीं बना। उन 20 क्वेश्चन को बहुत प्यार से डबल सर्किल करके, डबल क्रॉस करके रखिए, और वो क्वेश्चंस को एक दिन बनाइए, एक ऐसा दिन रखिए जैसे संडे मैंने रखा हुआ था रेक्टिफिकेशन डे के रूप में। रेक्टिफिकेशन डे में क्या था, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन होता था, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता था। अपनी जो डिमेरिट्स थी, जो मैं नहीं कर पाया हूं, मैंने क्या गलतियां की है, उस पे मनन होता था, चिंतन होता था, और जितने सवाल नहीं बने उन सवालों को सामने में रखता था मैं, और उन सारे सवालों को जो क्रॉस किया हुआ था, उन सारे सवालों का प्रैक्टिस होता था। क्रॉस किया उस समय क्या होता था, अगर मुझसे नहीं बना तो अपनी मित्र मंडली थी, 2-3 लोगों का साथ हो गया था, हमारे सीनियर थे, हमारे गुरुजन, हमारे गुरु श्री सचिन नाथ झा, उनसे मैं पूछता था कि कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, सर अपने तरह से उसको कहीं ना कहीं से सॉल्व कर ही देते थे। तो वो सॉल्व हुआ क्योंकि मेरा क्वेश्चंस मैट के स्टैंडर्ड का रहता था, या एसबीआई पीओ से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, और बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन एसबीआई पीओ पूछता है, तो क्या होता था, आईबीपीएस पीओ के स्टैंडर्ड को मैं कवर करता जा रहा था। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता था, लोग बोल देते थे इतना क्या पढ़ रहे हैं, इतना का जरूरत नहीं है, हमने तो पढ़ लेंगे तो हमको वोमिटिंग हो जाएगा क्या, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, पढ़ लेंगे ध्यान में रहेगा, है तो वही चीज ना, रीजनिंग ही है ना। हाँ, आप रीजनिंग की जगह हिस्ट्री पढ़ने लगे तो गलत रास्ता हो गया। आप रीजनिंग की जगह आप पता चला कि जीमेट पर बना रहे हैं, ठीक है, जीमेट भी बनाइए, कोई दिक्कत है। मैं तो कहता हूं कि आप जिस क्षेत्र की चीज कर रहे हैं ना, उसमें कितनी देर तक आप जा सकते हैं, आप अपने पोटेंशियल से चले जाइए। ठीक है, और ये बात याद रखिए, किसी का दिन नहीं है, कोई जान नहीं सकता, आपके माता पिता भी नहीं, कि आप में क्या पोटेंशियल है और आप में क्या कमियां हैं। ठीक है ना, वो आप जानते हैं कि आप क्या बन सकते हैं और क्या कहां तक बर्बाद हो सकते हैं, वो आप जानते हैं। तो वहीं पे निर्णय लेना होता है, वहीं बाइफर्केट हो जाता है, एक सिलेक्टेड विद्यार्थी जो सिलेक्ट होगा और एक रिजेक्टेड विद्यार्थी। ठीक है, प्रैक्टिस की बात कर रहा था मैं, तो उस क्रॉस क्वेश्चन को क्या कीजिए ना, प्रैक्टिस कीजिए। तो 3 स्टेज ऑफ रीडिंग हो गई, प्रिपरेशन हो गया। पहला स्टेज ऑफ रीडिंग क्या हुआ, तो आपने टिक किया, जो सवाल आपको एक बार में बन गया उसको नहीं देखने का है। सेकंड हुआ वो सवाल जिसपे आपको मेहनत थोड़ा सा लगा और माथा लगाना पड़ा, दिमाग लगाना पड़ा, और आपको सेकंड स्टेज ऑफ रीडिंग में वो निकल गया। थर्ड स्टेज ऑफ रीडिंग में आप मित्र मंडली के साथ बैठे, अपने गुरुजन से पूछा, अपने सीनियर से पूछा, और उन क्रॉस क्वेश्चंस को बहुत प्यार से, अगर लिख सकते थे तो लिखिए, या नहीं तो उसी किताब में रहने दीजिए, और उसको हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि वो ऐसे सवाल हैं जो जब एग्जाम में आ जाएंगे ना, तो आपके मार्क्स सारे खा जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है, ज्यादा जो टफ सवाल है उस पर ज्यादा नंबर मिलता है, इजी सवाल सॉल्व कीजिएगा तो कम नंबर मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा सा ही डिफरेंट है। किसी सेट में, किसी सिटिंग में अगर किसी को 10 टफ क्वेश्चन आ गया है और आपको 5 ही टफ क्वेश्चन आया था, 5 हल्का क्वेश्चन था, तो पता चला अगर 10 में आपने 10 में 8 क्वेश्चन सॉल्व किया है, इस बच्चे ने जिसका टफ आया था उसने 6 क्वेश्चन ही सॉल्व किया, पता चलेगा आपको उससे कम नंबर आया। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, बैंकिंग का बहुत अच्छा प्रोसेस है, ये गलत नहीं है। ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखें कि आपका जो फाइन लाइनिंग बनेगा ना, वही 20 क्वेश्चन आपकी लाइनिंग बनाएगा कि आप इन हैं या आउट है। ठीक है ना, तो वो एक स्टैंडर्ड आपका तय करेगा। और आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि आप जितनी माथापच्ची सही दिशा में उस क्वेश्चन को करने के लिए करेंगे, उतना ज्यादा आपका ब्रेन का न्यूरॉन्स डेवलप होगा, उतना कनेक्टिविटी ब्रेन में बनेगी, और उतना ज्यादा बेहतर आप आगे आने वाले हर्डल्स को फेस कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो मैंने बता दिया। आप जीएस की बात करें, जीएस में कैसा करता था मैं कि जो स्टैटिक जीएस है, मतलब आरबीआई एक्ट आया इस समय में, आरबीआई की ये फंक्शंस है, तो उसको तो आपको हमेशा याद रखना है। बैंक्स का कोई बड़ा, बैंक्स ने कोई बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, देश भर में नाम हो गया है, कोई फिनांस मिनिस्ट्री में या भारत सरकार ने कोई योजना लॉन्च की है, जनधन हो गया, पीएमएसबीवाई हो गया, अटल पेंशन हो गया, तो इस तरह की चीजें जो फिनांस मिनिस्ट्री या सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उसकी एक लिस्ट बनाइए। बजट में क्या लिखा गया है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा गया है, उसकी एक लिस्ट बनाइए। इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक अफेयर्स में क्या चल रहा है, तो एक तो स्टैटिक पार्ट हो गया, चलिए इकोनॉमिक इंटरनेशनल अफेयर्स को छोड़ दीजिए, एक स्टैटिक पार्ट हो गया जो कि हमेशा से योजनाएं चली आ रही हैं, कोई स्टैटिक
रेगुलेटरी बॉडी है उसका क्या फंक्शन है, उसकी एक कॉपी बनाइए। दूसरा पार्ट उसी को कॉपी का कीजिए, करंट इकोनॉमिक अवेयरनेस। अब करंट इकोनॉमिक अवेयरनेस को कैसे कीजिए, संडे के संडे वीकली रोज दिन करंट इकोनॉमिक अवेयरनेस ढूंढेंगे तो बहुत कम मिलेगा, एक दो मिलेगा। और एक बात जान लीजिए कि बैंक जब भी बहुत एनालिटिकल जीएस नहीं पूछती है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति में इतना परसेंट कितना था, रेपो रेट कितना था, एसएलआर कितना था, अभी इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री ने ये अनाउंस किया, उसमें क्या भारत के लिए क्या था, एक स्कीम बताया, उसके बारे में बताइए। प्रधानमंत्री ने ये स्कीम लॉन्च किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। तो एक वन लाइनर क्वेश्चन होता है और रैंडम क्वेश्चन होता है। 50 क्वेश्चन अगर आपको जीएस से पूछे गए हैं तो मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन इकोनॉमी से होते हैं, अदरवाइज इकोनॉमी, बैंकिंग, फाइनेंस से होते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर से होते हैं। तो एक तो लेकिन पढ़ना आपको तो है ही, स्टैटिक इकोनॉमी, बैंकिंग, फाइनेंस को लिख लीजिए। दूसरा जो डायनामिक है, जो हमेशा चेंज हो रहा है, उन सब चीजों के लिए सेपरेट पार्ट बनाइए और उनको इंपॉर्टेंट वीकली बेसिस पे संडे को जब आप रेक्टिफिकेशन करते हैं तो फर्स्ट हाफ में आपका रेक्टिफिकेशन टाइम रखिए और सेकंड हाफ में आप जीएस का पूरा जो सप्ताह भर का इकोनॉमिक अफेयर्स है यूट्यूब पे मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी मिल सकती हैं उसमें, उसके थ्रू आप कीजिए। ठीक है, उसको करने से क्या होगा, आपके पास एक कंपाइल हो जाएगा, चीजें कंपाइल हो जाएगी, लास्ट मिनट में आप उसको कर सकते हैं। तो ये मैं किया करता था। तो एक तो हो गया 3 स्टेजेस प्रैक्टिस, टिक, सर्किल, क्रॉस। और क्रॉस वाले आप तो अंत में प्रैक्टिस करेंगे, जब एग्जाम का 1 महीना 1.5 महीना रह जाएगा तो आप सिर्फ और सिर्फ क्रॉस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से उठा के इधर उधर प्रैक्टिस मत कीजिए कि कोई नया किताब खरीद लिए उसको प्रैक्टिस करने लगे। ठीक है ना, जो प्रैक्टिस आप करते थे और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर का पेपर बनाइए। 100% आपको देखिएगा कि 6 महीना ये काम करने के बाद आपको जो आउटकम है आपका, आपने जितना पढ़ा है उसका 90% के आसपास आप आउटकम देना चालू कर दीजिए। ठीक है ना, रीजनिंग बनाइए। ठीक है ना, रीजनिंग जहां तक बनाते हैं तो रीजनिंग में जब आप रीजनिंग बनाते हैं ना, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट दिया है, तो सीटिंग अरेंजमेंट को जब आप पढ़ते हैं तो दिया है कि सेंटर की तरफ मुंह करके बैठा है, ये इसने ब्लैक पहना है, इसने व्हाइट पहना है, 2-3 ऑप्शन दिया हुआ है। अब आप क्या करिए ना, आप कभी कभी बैठ के किसी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप, अगर आपको नॉर्मली बन जा रहा है तो क्या कीजिए, अपने से उसमें कुछ ऐड कर दीजिए। ऐड कर दीजिए कि दिल्ली से आया, अहमदाबाद से आया, मथुरा से आया, और उसमें फिर ऐड कर दीजिए कार से आया, बस से आया, ट्रेन से आया, साइकिल से आया। तो आप खुद जब इस तरह से करने लगेंगे ना, आप खुद बनाने लगेंगे क्वेश्चंस, तो आप देखिएगा कि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि हवा हो गया यार, मतलब दिमाग के ऊपर से हो गया, तो ऐसा कभी फील नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ध्यान दें, क्वेश्चन को भी खुद फ्रेम करने की कोशिश करें। ठीक है, ये कैसे आएगा, ये आएगा 4 महीने 5 महीने जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आपके थॉट प्रोसेस में गड़बड़ी है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो 20 क्वेश्चन नहीं बना है, क्या थॉट प्रोसेस में गड़बड़ी है कि आप सोच रहे थे लेकिन गलत हो गया कुछ। एक तो होता है गलत स्टार्ट ही किया आप, रीजनिंग में अगर आप गलत स्टार्ट कर दीजिएगा तो बवंडर हो जाएगा। मतलब वो मतलब 4 क्वेश्चन आपको, आप देखिए एक रीजनिंग का पूरा पजल मान के चलिए, पजल दिया, ठीक है ना, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड पजल दिया, मिक्स कर दिया 3-4 कॉन्सेप्ट को, एक पजल बना दिया, पजल को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब वो पजल सॉल्व करने से रिलेटेड 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा ही होता है, आप गलत थॉट प्रोसेस में जाएंगे ना तो क्या होगा, वो आपको लगेगा कि बन गया है, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर भी मिलता रहेगा। लेकिन आपको कैसे पता करना है कि मेरा थॉट प्रोसेस गलत हो गया है, मैंने गलत तरीके से सोच लिया है, क्या होगा देखिएगा, उस 10 क्वेश्चन जो उस पजल से रिलेटेड 10 क्वेश्चन है ना, उन 10 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन फंसेगा। विद्यार्थी क्या करते हैं, उन 10 में से 8 बना के 2 छोड़ देते हैं। बेसिकली वो 8 भी गलत ही रहता है, उस 8 का भी गलत आंसर रहता है, क्योंकि वो ऑप्शन में मिलता रहता है तो विद्यार्थी टिक मारता रहता है। 2 क्वेश्चन छोड़ दिया, कैसे चलो 8 बना दिया 2 ने, ऐसा नहीं होता है। पजल जब आपका सॉल्व होगा ना तो 10 का 10 क्वेश्चन टिक मारेंगे बस, वो सही होना ही होना है अगर आपका थॉट प्रोसेस सही है। अगर आपने शुरुआती दौर में ही, इनिशियल स्टेज में ही थॉट प्रोसेस गलत हो गया, आपका सारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा उस पजल से रिलेटेड। तो उसको पहचानने की तरीका क्या है कि जैसे ही आपको कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, आप तो यहाँ पजल सॉल्व कर लिए, आपको तो सिर्फ टिक मारना है क्वेश्चन पढ़ के, तो पजल जब सॉल्व कर लिए थे तो 2-3 क्वेश्चन गड़बड़ कैसे हुआ बीच में, है कि नहीं। तो ये जब गड़बड़ी स्टार्ट होती है ना, तभी आपको रुक जाना चाहिए और उसके पूरा क्वेश्चन जो को छोड़ दीजिए, नहीं तो निगेटिव ले जाएगा आपको। ठीक है, और जो इजियर क्वेश्चन है उस पर जाइए। तो इस तरह से देखिए, एग्जाम में इस तरह से करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये प्रैक्टिस से आता है। आप जो 6 महीने 8 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। मैं एक रियल एग्जाम्पल हूँ इस चीज का। जो बंदा अप्रैल तक घूम रहा था,
कोई दुख प्रकट कर रहा था कि ये आदमी को खड़ा था, उसको हो जाना चाहिए था। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसका नवंबर में जब एग्जाम हुआ और करीब दिसंबर के आसपास रिजल्ट आया, आई वॉज सिलेक्टेड विद गुड मार्क्स। ओके, तो आगे देखते हैं कि फंडामेंटल इशू को पहचानिए, कहाँ आपका थॉट प्रोसेस में गड़बड़ी है, कुछ स्टार्ट ही किए हैं गड़बड़ कि बीच में सोचने में गड़बड़ी हो गई है। स्टार्ट ही गड़बड़ किए हैं तब तो भाई मामला ही खत्म है वहीं पे, लेकिन सोचने में कहीं बीच में गड़बड़ कर दिए हैं, बीच के थॉट प्रोसेस में इंटरमीडिएट स्टेज में गड़बड़ हुई है, तो वो फिर सही से हो सकता है, फिर से थॉट प्रोसेस चलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये काम एग्जाम के टाइम में नहीं होता है, ये काम प्रैक्टिस के दौरान होता है, ठीक ना। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन रहे ना, उसको डबल टिक डबल सर्कल एकदम प्यार से सजा के रखिएगा। एक्सेप्शनल क्वेश्चन हर एक ईयर में 2-3 रहता है, जो किसी से बन नहीं पाता है, ढंग से बनेगा नहीं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है कि आपको एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन आए और नहीं बने, लेकिन अगर प्रैक्टिस रहेगी तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि रिलेटेड आपके लाइफ के डिसिप्लिन से। क्या है, मेरा देखिए क्या था कि 2 से 4 में मेरे को नींद बहुत आती थी। 2 बजे मतलब दोपहर से 4 बजे के बीच में खाने के बाद बहुत नींद आती थी। मैंने क्या किया, एग्जाम कैसे होता था, 10 से 12, 2 से 4, 2 सिटिंग में एग्जाम होता था पूरे ऑल ओवर इंडिया, बैंक का हो या किसी कोई भी एग्जाम। तो मैंने क्या किया, 10 से 12 या 2 से 4 में 200 क्वेश्चन लेके बैठ जाता, या रीजनिंग का हो या मैथ का हो, इंग्लिश का हो, किसी का भी हो, किताब उठाए बैठ गए। उस समय सोना नहीं है। 1 महीना जब मैंने ये चीज फॉलो किया, 2 से 4 में नींद आना खत्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद वो प्रैक्टिस में जब चीजें आ गई तो क्या हुआ कि जब मैं एग्जाम से 1 महीना बचा था तो 2 से 4 और 10 से 2 में वो टेस्ट देना चालू किया, 2-2 घंटे का फुल टेस्ट, फुल लेंथ 200 क्वेश्चंस का टेस्ट, ठीक है ना, वो देना चालू किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, एक लड़का जो 36 नंबर लाया था 200 में, मैं अपनी बात कर रहा हूं, उसका एग्जाम से 2 महीने पहले मेरे मार्क्स होते थे 200 में 158, 165, 148। ये ऑफिसर ग्रेड के स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। क्लैरिकल में 180, 185, 170, मतलब 160 से कभी नीचे नहीं आया मेरे को क्लैरिकल वाले में। और क्लैरिकल और पीओ की बात करें तो हमेशा 100, 125, 150 के आसपास मेरा मार्क्स पहुंच जाता था, ठीक है। मैं कोचिंग की बात कर रहा हूं, जो अपना टेस्ट होता था, या मैं जो घर पे बैठ के देता था उस टेस्ट की भी बात कर रहा हूं, ठीक है ना, अपने से सेल्फ टेस्ट। कोचिंग में मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की, क्योंकि सर ने खुद ही बोला कि अब आप जाइए, आपको, मेरे को आइडिया लेना था कि कैसे एग्जाम होता है, तो वो आइडिया मिल गया था मेरे को, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं थी उसके बाद। अब मिल गया, एक पाथ मिल गया, तो करने लगा था मैं खुद से एग्जाम। इतना दिमाग तो खुद का था कि भाई इस पाथ पे चलना है, वही पाथ नहीं मिल रहा था, इसलिए रैंडम तैयारी कर रहा था मैं, ठीक है। तो आपको अगर एक टाइम पीरियड फिक्स कीजिए कि ब्रह्मा भी आ जाए तो उस समय नहीं हिलेंगे। 10 से 12 में और 2 से 4 में दुनिया में कुछ भी इधर उधर हो जाता था, मैं अपने टेबल कुर्सी से नहीं हिलता, वो करना ही करना है। और वो मेरे को फायदा किया किसमें, एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं कि 1 अप्रैल 2014 को IBPS PO का रिजल्ट आया एंड आई वाज अलॉटेड बैंक ऑफ बड़ौदा एज प्रोविजनरी ऑफिसर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जब इंडक्शन में मैं गया तो मुझे पता चला कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 1160 था और बैंक ऑफ बड़ौदा रैंक 26 था। मेरा पहला जो चॉइस था ना, वो एग्जिम बैंक था। कारण था एग्जिम बैंक देने का कि एग्जिम बैंक जो था वो एक्चुअली बड़े स्तर पे काम करता था, जनरल पब्लिक डीलिंग का काम नहीं करता एग्जिम बैंक, ठीक है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड मैटर्स को देखता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड मैटर्स को देखता है, तो वो बड़ा उसका स्फीयर है, ठीक है ना, उसका अलग स्फीयर है। मतलब ज्यादातर उसका वर्क जो है एक्सटर्नल सेक्टर्स में है और बड़े बड़े बिजनेसमैन को डील करता है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करते हैं। तो मुझे उसका मन था उसमें जाने का, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहता था मैं। बॉब मेरा सेकंड चॉइस था और बॉब मुझे मिला। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा, ये 2014 1 अप्रैल की बात है। उसके बाद की बातें मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा किस तरह से मेरा ट्रेनिंग हुआ, प्रोग्राम हुआ, क्या क्या हुआ। आपको बस एक चीज कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जरूरत है आपको एक डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव पढ़ाई पढ़ने की। आप सब भूल जाइए कि आपको कितना % मार्क है, कितना नंबर आया 10th में, 50% आया, 12th में 10% आया। आपकी एलिजिबिलिटी, आप 12th में एक बार फेल कर गए थे, आपको ग्रेजुएशन में बैकलॉग था, आप ग्रेजुएशन 1 साल बाद पास किए, आपको ग्रेजुएशन का सेशन था 2004 से 7 और आपने पास किया 2008 में, सब भूल जाइए। आप बस ये ध्यान रखिए कि वो एग्जाम का योग्यता क्या है,
वो एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर वो मांगता है कि 60% हमको थ्रू आउट चाहिए, जैसे आरबीआई है वो ग्रेड बी में 60% थ्रू आउट मांगता है ना, मांगने लगा था 2015 से या 16 से वो मांगने लगा था थ्रू आउट 60% चाहिए, ठीक है। तो अब उसको उसमें तो कुछ नहीं कर सकते आप, है कि नहीं। अगर आपको 60% नहीं है तो नहीं देंगे आप एग्जाम। अब जैसे मैक्सिमम एग्जाम्स ऐसे होते हैं, जनरल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन जो होते हैं, सरकारी एग्जाम जो होते हैं, उसमें होता है कि स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, पास होना चाहिए ग्रेजुएशन। उसमें और कोई कहानी नहीं होता, आप 2 बार पास कीजिए चाहे 3 बार में पास कीजिए, वो कोई मतलब आपको उससे डिमोरलाइज नहीं होना है। आपका जो नंबर है, जो योग्यता है, उसकी स्थिति पे फिट बैठ रहा है, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन हाँ, अपने पोटेंशियल को जानते हुए, पोटेंशियल को जानते हुए, रियलाइज करते हुए। अब ये नहीं कि आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, एसएससी वाले साइड में है और आप तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, ऐसा मत कीजिए। आपका इंटरेस्ट बैंकिंग साइड में है, तैयारी कर रहे हैं एसएससी में, समाज के प्रेशर, ये मत कीजिए। डिटरमिन्ड होइए, लेकिन प्रॉपर पाथ पे डिटरमिन्ड होइए, प्रॉपर रास्ते में जाइए, ठीक है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ, और मार्क्स का इंपॉर्टेंस नहीं है आपने, और इसमें ये भी इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपने उस सेशन में पास किया था कि नहीं। क्वेश्चन करेगा इंटरव्यू में, लेकिन आप मेंस में इतना नंबर लाइए। मेरा जो मार्क्स मैं बताता हूँ, उस समय में जब 61 कट ऑफ था, जनरल का कट ऑफ, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, जनरल का कट ऑफ था 61, पीओ का, आईबीपीएस पीओ का 2013-14 का जो कट ऑफ था, मेरा नंबर था 98। मेरा नंबर ऑलरेडी इतना ज्यादा था कि इंटरव्यू में अगर हमको पास भी कर देता ना तो हमको अच्छा बैंक मिल जाता। तो इंटरव्यू में भी नंबर आ गया मेरे को, 60-62 नंबर दिया था, तो अच्छा बैंक मिल गया। 60-62 नंबर बहुत अच्छा नंबर नहीं होता। बहुत सा लड़का ऐसा था जिसको 70-75 नंबर मिला था, लेकिन मेंस में या कहें तो रिटर्न में उसको बहुत कम एग्जाम में नंबर था, तो फाइनली वेटिंग लिस्ट में था, रिजर्व लिस्ट में था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये भी स्थिति पैदा होती है। देखिए, एक आईएएस, आप जुनैद आलम सर का नाम सुने होंगे। जुनैद सर 3रा रैंक लाए हैं, 2018 या 19 बैच के आईएएस हैं। उनका 65-60% वाले स्टूडेंट थे, वो एग्जाम दिए, सिलेक्शन हुआ। वो बंदा जो 65% रखता था, वो आईएएस है आज के डेट में, टॉपर बना आईएएस का, 3rd रैंक लाया ऑल ओवर इंडिया। और बहुत सारे जेएनयू के गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं जेएनयू डीयू के, जो प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं कर पाते आईएएस का। तो ये सब दिमाग से हटा दीजिए। आपको बस एलिजिबल है तो आप काम करिए बस उसमें। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, मेरा भी बहुत अच्छा मार्क्स नहीं था, बहुत इस तरह का नहीं, बहुत बार बैकलॉग लगा इंजीनियरिंग में, लेकिन फाइनली करते 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 4th ईयर के बाद पास करके 60% के साथ निकल गए। 61% एवरेज आया, ठीक है ना, वो उसके साथ निकल गए। मतलब हमारे से ज्यादा नंबर। और एक टाइम था ऐसा जब मैं 36 नंबर लाया करता था, उस समय लोग थे 150 नंबर लाने वाले, उनका आईबीपीएस पीओ के 2014 में कट ऑफ भी पार नहीं हुआ, 60 नंबर नहीं पार हुआ उन लोग, ठीक है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि आपको लाइफ में क्या करना है, डिटर्मिनेशन कीजिए, राइट पाथ पे आगे बढ़िए, और उस चीज को अपना ऑब्सेशन बना लीजिए। होगा क्यों नहीं, एकदम होगा। हर चीज हो सकता है, हर चीज को आप झुका सकते हैं, कर सकते हैं, अगर आप में डिटर्मिनेशन है और सही रास्ते पे आप अपनी तैयारी को रख रहे हैं। और मैं क्या कहूँ, बस मैं यही सोचता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है आपके लिए मोटिवेशनल हो, थोड़ा आपको अच्छा फील हो, और लगे कि हाँ भाई, एक मैं आप ही की तरह एक स्ट्रगलर था। एक टाइम था ऐसा, बहुत स्ट्रगल कर रहा था। मतलब इस तरह से मैं नहीं कहूंगा कि मेरे को खाने को पैसे नहीं थे, मेरे पास नहीं, मेरे माँ बाप गरीब थे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं स्ट्रगल कर रहा था खुद से, खुद अपने रैंडम माइंड से स्ट्रगल कर रहा था, जो कि आज के डेट में 80% बच्चे अपने रैंडम थॉट से स्ट्रगल करते हैं। उनको ये भी अच्छा लगता है, 2 लड़का कुछ बोल दिया उसका तैयारी करने लगा, 4 लड़का किताब का नाम बता दिया, किताब पढ़ने लगा, तीसरा किताब, 2 किताब पढ़ा था उसको छोड़ के तीसरा किताब पढ़ने, जो मैं खुद कर रहा था। लेकिन एक टाइम आया, उस समय लगा कि नहीं, आई शुड हैव बीन वेरी सीरियस अबाउट इट। अगर, और मेरे को दिमाग में था, मेरे को बैक टू पवेलियन बैंगलोर नहीं जाना है, ठीक है, मेरे को जाना है तो सरकारी जॉब में जाना है। बाद बाकी कुछ चीजें और होंगी तो और मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। टिल देन, उस समय के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे, आपको मोटिवेट करेगा। थैंक यू।